सीड टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट सीड स्पाइसेस। महत्वपूर्ण बीज मसालों का आधार व प्रमाणीकृत बीज उत्पादन। तो सबसे पहले कौन कौन से ऐसे सीड स्पाइसेस हैं या बीज मसाले हैं जिनमें हम लोग फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें धनिया, मेथी, सौंफ और जीरा, ये 4 सीड स्पाइसेस हैं या बीज मसाले हैं जिनमें हम लोग फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आधार व प्रमाणीकृत बीज उत्पादन या फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन जो है, इसकी सामान्य विधि या जनरल प्रोसीजर जो है वो लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने डिस्क्राइब किया है या प्रदर्शित किया है। तो सभी जो सीड स्पाइसेस हैं या बीज मसाले हैं उनमें सभी के सभी जो स्टेप्स हैं या चरण हैं वो समान रहते हैं। किसके समान? लेक्चर नंबर 4 के समान। लेकिन कुछ स्टेप्स या चरण ऐसे हैं जो चेंज होते हैं या परिवर्तित होते हैं और उन्हीं स्टेप्स को इस लेक्चर के अंदर प्रदर्शित किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है। तो इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस जो है, तो ये निर्भर करती है कि कितने प्रतिशत पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो उस क्रॉप के अंदर हो रहा है। इस आधार पर जो बीज मसाले हैं या सीड स्पाइसेस हैं उनमें आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी चेंज हो सकती है। तो किस प्रकार से चेंज होती है वो हम लोग इस टेबल में देखेंगे। धनिया या कोरिएंडर की बात करें तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण होता है, इसलिए आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा रहती है। तो 800 मीटर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए और 400 मीटर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस रखनी पड़ती है। मेथी या फेनुग्रीक की बात करें तो ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इसमें पृथक्करण दूरी कम रखनी पड़ती है। तो फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए 50 मीटर और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए 25 मीटर का आइसोलेशन जो है वो रखना पड़ता है। सौंफ या फेनल की बात करें तो ये एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो 1000 मीटर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए और 800 मीटर जो है वो सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए आइसोलेशन रखा जाता है। जीरा या क्यूमिन की बात करें तो ये एक क्रॉस पॉलिनेटेड या परपरागित फसल है, तो इसलिए इसमें 800 मीटर का आइसोलेशन रखा जाता है फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए और 400 मीटर का आइसोलेशन रखा जाता है सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद दूसरा है बुआई या सोइंग। तो जो बुआई का समय है यानी सोइंग टाइम जिसको बोलते हैं, और सीड रेट यानी बीज दर जो है वो बीज मसालों के अंदर या सीड स्पाइसेस के अंदर वो चेंज हो सकती है। ये डिपेंड करता है फसल के प्रकार के ऊपर, या हम कह सकते हैं टाइप ऑफ क्रॉप के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकती है। जैसे इस टेबल के अंदर प्रदर्शित किया गया है। धनिया या कोरिएंडर की बात करें तो इसकी बुआई जून जुलाई मंथ में की जाती है और बीज दर या सीड रेट इसमें 10 से 12 kg प्रति हेक्टेयर रखते हैं। मेथी या फेनुग्रीक की बात करें तो इसकी जो बुआई है वो भी जून जुलाई में की जाती है और इसमें बीज दर या सीड रेट जो है वो 12 kg प्रति हेक्टेयर रखते हैं। सौंफ या फेनल की बात करें तो इसकी बुआई जो है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है और इसमें बीज दर या सीड रेट 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। जीरा या क्यूमिन की बात करें तो इसकी बुआई नवंबर महीने में की जाती है और इसमें बीज दर या सीड रेट 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। उसके बाद तीसरा है उर्वरक या फर्टिलाइजर्स। तो डिफरेंट जो सीड स्पाइसेस हैं या बीज मसाले हैं उनमें डिफरेंट फर्टिलाइजर्स की या विभिन्न उर्वरक जो हैं उनकी भिन्न मात्राएं रिक्वायर्ड होती हैं या अलग अलग जो क्वांटिटीज़ हैं वो आवश्यक होती हैं। तो इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो, धनिया या कोरिएंडर की बात करें तो इसको 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फॉस्फोरस और 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटाश की आवश्यकता होती है। मेथी या फेनुग्रीक की बात करें तो इसमें 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देनी पड़ती है, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फॉस्फोरस देनी पड़ती है और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटाश देनी पड़ती है। सौंफ या फेनल की बात करें तो इसमें 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देनी पड़ती है, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फॉस्फोरस देनी पड़ती है और सौंफ या फेनल में पोटाश की जरूरत नहीं पड़ती है। जीरा या क्यूमिन की बात करें तो इसमें 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देनी पड़ती है और 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फॉस्फोरस डालनी पड़ती है और जीरा या क्यूमिन को पोटाश की आवश्यकता भी नहीं होती है। अब 3 मेन उर्वरक हैं या फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। अब नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फॉस्फोरस व पोटाश की संपूर्ण मात्रा जो है ये सोइंग के टाइम पर या बुआई के समय खेत में डाली जाती है। अब नाइट्रोजन की आधी मात्रा बच गई, तो ये जो आधी मात्रा है ये फ्लावरिंग के टाइम पर या पुष्पन के समय फसल को दी जाती है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की सप्लाई 2 बार की जाती है, आधी पहले और आधी बाद में, जबकि फॉस्फोरस व पोटाश जो है इसकी
एक ही बार सप्लाई की जाती है। और कब की जाती है? सोइंग के टाइम पर या बुआई के समय। उसके बाद सिंचाई या इरिगेशन की बात कर लेते हैं। तो जितनी भी सीड स्पाइसेस हैं या बीज मसाले हैं, उनमें सिंचाई की जो रिक्वायरमेंट है या इरिगेशन की जो आवश्यकता है वो सेम रहती है। तो 7 से 10 दिन के अंतराल पर या 7 to 10 डेज के इंटरवल पर हमें इरिगेशन या सिंचाई जो है वो फसल को देनी पड़ती है। तो इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इरिगेशन या सिंचाई की। उसके बाद बात करेंगे पादप सुरक्षा या प्लांट प्रोटेक्शन की। तो इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण या वीड कंट्रोल, दूसरा है रोग नियंत्रण या डिजीज कंट्रोल, और तीसरा है कीट नियंत्रण या इंसेक्ट कंट्रोल। तो इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण या वीड कंट्रोल की बात करें तो सभी जो सीड स्पाइसेस हैं या बीज मसाले हैं उनमें खरपतवारों का नियंत्रण सेम तरीके से किया जाता है। तो इसके लिए निराई गुड़ाई यानी होइंग एंड वीडिंग जो है वो की जाती है। तो इसके लिए कोई भी वीडीसाइड का या खरपतवार नाशी का जो उपयोग है वो नहीं करते हैं हम लोग। दूसरा रोग नियंत्रण या डिजीज कंट्रोल। तो अलग अलग जो फसलें हैं, बीज मसाले की या सीड स्पाइसेस की जो क्रॉप्स हैं अलग अलग, उनमें अलग अलग रोग फैल सकते हैं, उनका नियंत्रण भी अलग टाइप का हो सकता है। जैसे धनिया या कोरिएंडर की बात करें तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हो सकता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू से बचाव के लिए वेटेबल सल्फर और सल्फर डस्ट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा धनिया में ब्लाइट, स्टेम गॉल एंड ग्रेन मोल्ड जो है, ये 3 रोग जो हैं वो फैल सकते हैं। इनके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 0.1% या फिर मैनकोजेब 0.2% का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद मेथी या फेनुग्रीक की बात करें तो इसमें चारकोल रॉट नाम का एक डिजीज या रोग आता है जो सॉइल बॉर्न डिजीज है। इसके नियंत्रण के लिए मैन्योर या नीम केक जो है उसका छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा मेथी में पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। इससे बचने के लिए या इससे प्रोटेक्शन के लिए अवॉइड प्लांट स्ट्रेस, जो पादप प्रतिबल है उससे बचाव करना चाहिए। यानी कि ना तो ड्रॉट या सूखा आने देना चाहिए, ना ही कोई लवणता का स्ट्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेस या प्रतिबल जो है उससे पौधों को बचाना चाहिए। इसके अलावा अवॉइड ओवर क्राउडिंग, मतलब जो पौधे हैं वो विरलता से या लूजली स्पेस्ड होने चाहिए, उनके बीच में स्पेसिंग ज़्यादा होनी चाहिए, क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर क्राउडिंग हो जाती है तो ये रोग जो है पाउडरी मिल्ड्यू वो फैल जाता है। उसके बाद सौंफ या फेनल की बात करें तो इसके अंदर स्टेम रॉट एंड रूट रॉट, ये 2 रोग जो है वो काफ़ी फैलते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम का स्प्रे जो है वो किया जाता है। इसके अलावा सौंफ में ब्लाइट जो है वो भी फैल सकता है। तो ब्लाइट के नियंत्रण के लिए या तो मैनकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम का स्प्रे जो है वो किया जाता है। सौंफ के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू का भी जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए सल्फर डस्ट जो है वो छिड़की जाती है। उसके बाद जीरा या क्यूमिन की बात करें तो इसमें विल्ट एंड ब्लाइट का प्रकोप काफ़ी रहता है। तो इसके नियंत्रण के लिए मैनकोजेब का स्प्रे किया जा सकता है। इसके अलावा जीरा या क्यूमिन में पाउडरी मिल्ड्यू का भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके नियंत्रण के लिए वेटेबल सल्फर या सल्फर डस्ट का छिड़काव जो है वो किया जाता है। उसके बाद कीट नियंत्रण या इंसेक्ट कंट्रोल की बात करें तो अलग अलग क्रॉप्स के अंदर अलग अलग जो इंसेक्ट पेस्ट्स हैं वो डैमेज कर सकते हैं, तो उनका नियंत्रण भी अलग टाइप का होता है। फिर धनिया या कोरिएंडर की बात करें तो इसमें एफिड्स एंड सकिंग पेस्ट्स, इनके नियंत्रण के लिए एंडोसल्फान का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कट वर्म्स का भी काफ़ी अटैक रहता है कोरिएंडर के अंदर, और इसके नियंत्रण के लिए एंडोसल्फान डस्ट का उपयोग किया जाता है। मेथी या फेनुग्रीक की बात करें तो इसमें एफिड्स का अटैक ज़्यादा रहता है। तो इसके नियंत्रण के लिए नीम और कैनोला ऑयल जो है उसका छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा सौंफ या फेनल की बात करें तो इसमें कई तरह के इंसेक्ट्स हैं जो डैमेज कर सकते हैं, जैसे हेलिकोवर्पा, सीड मिज, एफिड्स, माइट्स, सकिंग पेस्ट्स। तो इनके नियंत्रण के लिए एंडोसल्फान का स्प्रे जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा सकिंग पेस्ट जो है, ठीक है, इसके लिए NSKE का छिड़काव जो है वो कर सकते हैं हम लोग। जीरा या क्यूमिन की बात करें तो इसमें सकिंग पेस्ट्स का काफ़ी अटैक रहता है। तो इसके नियंत्रण के लिए NSKE का छिड़काव किया जाता है। और एफिड्स जो है इसका भी अटैक हो सकता है जीरा या क्यूमिन की फसल के ऊपर। तो इनके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट का स्प्रे जो है वो किया जा सकता है। तो ये था भी अपना आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप BSc एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग
2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? plantbreeding2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे।